मुझे लगता है आरएस इज मोर डिसेंट टॉपिक, आरएस इज सिग्निफिकेंट टॉपिक। तो हमारा सेशन नंबर 2 चल रहा है, 1.5 घंटे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया। जिस बच्चे को लगे कि यार इससे जल्दी हम घर में पढ़ सकता है, इतनी ही बार रिपीट करते, तो अपना घर पे पढ़ो, लेकिन कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास आधी घंटे पढ़ के आना, वो टॉपिक 1 घंटे पढ़ के आना, मेरे साथ साथ बोलना क्लास इज फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस नॉट फॉर रिविजन। रेसिडेंशियल स्टेटस सब आता है सर हम लोग को, गुड। सेक्शन बता दो। स्टेटस में 6 लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सेक्शन 6 से गवर्न होता है। 6(1) में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6(2) में है हम दो हमारे दो, HUF फैमिली, 6(3) में है 3 कंपनी CO डॉट 3 लेटर वाला कंपनी, 6(4) में 4 लेटर वाली फर्म, और 6(5) कुछ होता ही नहीं है। 6(1) क्या कहता है वो पढ़ते हैं। इसमें हमें 6(1) पढ़ना है, 6(1)A पढ़ना है, 6(1)C पढ़ना है, 6(1)C के एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, और 8 सेक्शंस और पढ़ना है। 6(1)A और भी है कुछ, चलो शुरू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सब रेडी? An individual is said to be resident in India if he satisfies any of the 2 conditions laid down in section 6(1). As per 6(1)A, he was in India for 182 days or more during the previous year, or as per 6(1)C, he was in India for 60 days or more during the previous year, and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, section 6(1)C has 3 exceptions. Number 1, an Indian citizen going outside India for employment purpose. Number 2, an Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship goes outside India. An Indian citizen or a person of Indian origin who normally reside outside India came India for visit purpose. इन 3 बंदे के ऊपर 6(1)C नहीं लगता। 182 डेज रहेगा तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलने के लिए सेक्शन 6(6) की 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। नंबर 1, ही वॉज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 years immediately preceding the previous year, and he was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. While counting number of days, the day of arrival and the day of departure both shall be counted. India includes Indian territorial water and designated areas up to IEEZ. इंडियन ऑरिजिन उसे बोलते हैं जिसके पास या तो इंडिया का वैलिड पासपोर्ट हो, या फिर जो खुद या उसके फोरफादर्स मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, एंड या फिर उसने किसी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के साथ शादी रचाई और शादी 2 साल टिक गई, तो बोला जाएगा ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। लेकिन किसी भी सूरत हाल पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये इंडियन ऑरिजिन नहीं माने जाएंगे। यानी किसी भी बंदे ने या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने पाकिस्तान की या बांग्लादेश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली, उसने या उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो फिर वो बंदा कभी भी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं हो सकता। इसलिए हमारी वो टेनिस प्लेयर कौन है, सानिया मिर्जा, उससे जो हस्बैंड साहब है उसका नाम है वो सलीम मलिक, सलीम कौन सा मलिक सो मलिक क्रिकेटर। हाँ, वो वैसे तो उसने इंडियन सिटीजन के साथ शादी रचाई, शादी 2 साल तक तो टिकी थी नहीं, अभी शायद डावाडोल हो जाए, शायद हट गया, व्हाटएवर, अच्छा छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। 2 साल तक शादी टिकी थी, तो हिसाब से वो शोएब मलिक इंडियन ऑरिजिन हो जाता, लेकिन वो बंदा ठहरा पाकिस्तानी। तो भैया हम लोग बोलेंगे आप तो भाई साहब कभी भी इंडियन ऑरिजिन हो ही नहीं सकते, ठीक है, हटाओ। उसके बाद हमने किया डीम्ड रेसिडेंट, सेक्शन 6 ये वाला बने, 6 सेक्शन बने, सेक्शन 6 सब सेक्शन बने। ये बोल रहा है कि यदि आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ऑरिजिन है और आप किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स बिकॉज ऑफ योर डोमिसाइल और रेसिडेंशियल स्टेटस।
And if you have Indian earned income more than 15 lakh, in that case you are deemed to be resident in India. आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, you are not liable to pay tax in any country because of your domicile or your status, and your Indian income is more than 15 lakh, so you are deemed to be resident in India. वैसे ही 6(1)(c) का जो लास्ट वाला एक्सेप्शन था ना, कौन सा, you are Indian citizen or you are person of Indian origin, you normally reside outside India, you came India for visit purpose, उसके ऊपर 6(1)(c) नहीं लगेगा. लेकिन यदि वो 60 प्लस यानी उसके ऊपर 60 प्लस 365 नहीं लगेगा, ये नॉट एप्लीकेबल. लेकिन ये बंदा यदि 120 प्लस 365 फॉलो कर दे, यानी प्रीवियस ईयर में 120 डेज और पिछले 4 सालों में 365 दिन, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, you are Indian citizen, you are Indian origin, you normally reside outside India, you came India for visit purpose, you resided in India during the previous year for 120 days and in past 4 years 365 days or more, and your Indian income is more than 15 lakh, you are deemed to be resident. तो अब 3 स्टेटस हो गए, रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. जो डीम्ड रेसिडेंट है वो कभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होते, वो खाली रेसिडेंट इन इंडिया रह जाते हैं. बात क्लियर? यहां तक हमने इंडिविजुअल का स्टेटस कवर किया. एक बार इसको दोबारा बोलना पड़ेगा, हार्डली मैंने 5 मिनट लिया होगा, एक बार दोबारा बोलो. एक इंडिविजुअल का स्टेटस 2 हो सकता है, या तो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट. जो डीम्ड रेसिडेंट है वो भी रेसिडेंट कैटेगरी में आते हैं. क्या क्या? वो 6(1) की 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करे. 6(1)(a) के अनुसार या तो वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाए, या 6(1)(c) के अनुसार he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. ये काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज लेते समय डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर दोनों काउंट करना. और इंडिया मतलब क्या? इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड डेजिग्नेटेड एरियाज अप टू IEEZ. ठीक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है, और IEEZ 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या कि 7(1)(c) के 3 एक्सेप्शंस है. यहां पे 6(1)(c) नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ 6(1)(a) लगेगा. कौन कौन से 3? नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज. एम्प्लॉयमेंट पर्पज इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट. इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मेरा काम है ट्यूशन का, मुझे लगा कि जापान में एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो क्यों ना वहां की एजुकेशन सिस्टम चुरा के मैं यहाँ ला दूं, और मैं चला गया जापान में रिसर्च वर्क करने, वहां पे मैं रह गया 8-9 महीने. तो दो आई एम गोइंग आउटसाइड इंडिया रिलेटिंग टू माई एम्प्लॉयमेंट, परंतु लॉ बोलता है दिस इज नॉट कवर्ड हियर. यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट पर्पज. तो आप ये इस क्लॉज में नहीं फॉलो करेंगे. क्लियर? एम्प्लॉयमेंट पर्पज इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट. यानी मैं यदि जापान में एजुकेशन की रिसर्च ले जाऊं तो मैं 6(1)(c) के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करूंगा, मेरे ऊपर 6(1)(c) लगेगा. क्लियर? पॉइंट नंबर 2 ये है कि सपोज आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड आई एम अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू एंड द शिप गोज आउटसाइड इंडिया. तो इसमें पॉइंट ये है कि जिस दिन आपने शिप की ड्यूटी ज्वाइन की, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट मिला, और जिस दिन आपको शिप से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला, तो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इस पीरियड में आप इंडिया में नहीं थे. शिप कहाँ था ये मायने नहीं रखता, हो सकता है सिर्फ इंडिया में ही पड़ा हो, लेकिन आप इंडिया में नहीं थे जिस दिन आपने ज्वाइन किया और जिस दिन आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला. इस पीरियड में आप इंडिया में काउंट नहीं होंगे. ठीक है? और तीसरा पॉइंट बता ही दिया, एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया केम इंडिया फॉर विजिट पर्पसेस. हट दे. एक बंदा यदि रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनेगा जब वो 62 कंडीशन और सेटिस्फाई करेगा. 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट. एक भी कंडीशन स्किप हो गई तो यू विल फॉल अंडर NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. हटाते. अब डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा सुन लो. डीम्ड रेसिडेंट 2 सिचुएशन में बनोगे.
पहला सिचुएशन है जिसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. यू आर इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन. यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री बिकॉज ऑफ योर डोमिसाइल और स्टेटस, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है. नॉट लायबल टू पे टैक्स में मतलब लायबल टू पे टैक्स में एग्जम्प्टेड इनकम भी काउंट होगी. जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूं और वहां पे मेरी पर्टिकुलर एक तरह की इनकम अर्न होती है जिसे उस कंट्री में एग्जम्पशंस दिया हुआ है, तो आई एम लायबल टू पे टैक्स. अब उस कंट्री ने मुझे एग्जम्पशन दे दिया तो क्या हुआ? अब मैं इस 618 के क्लॉज में नहीं आऊंगा बिकॉज यू कैन नॉट से आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स. नो, आई एम लायबल टू पे टैक्स. माई कंट्री हैज एग्जम्प्टेड मी, so what can I do? So I will be treated as liable to pay tax. Don't treat me under, don't drag me to 61A. I am still falling under वो liable to pay tax. ठीक है, आगे बढ़े. फिर दूसरा पॉइंट, उसमें 4 पॉइंट है. यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. यू नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, केम टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस. आप इंडिया में 120 दिन इस साल और 365 दिन पिछले 4 साल में रहे. आपकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट. एकदम क्लियर, पक्का वाला हो गया. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डन. आगे बढ़ते. उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ. एक एचयूएफ या तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, फिर ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है. डिपेंड करता है. यदि एचयूएफ का बिजनेस होली और पार्टली, होली और पार्टली, होली वर्ड का कोई मतलब ही नहीं जब आपने पार्टली वर्ड भी बोल दिया. मतलब एचयूएफ का इतना सा भी बिजनेस यदि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इट इज रेसिडेंट इन इंडिया. इफ द एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब इतना सा 3% भी बिजनेस, 8% भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो यू आर रेसिडेंट इन इंडिया. बट कंट्रोल मीन्स टॉप लेवल कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, नॉट डे टू डे कंट्रोल. एंड कंट्रोल मीन्स एक्चुअल कंट्रोल, नॉट मेयर राइट टू कंट्रोल. An HF is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. Control here means top level control, not day to day control. Control here means actual control, not mere right to control. आगे बढ़े. एक एचयूएफ, एक रेसिडेंट एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट तब माना जाएगा जब उसके कर्ता या मैनेजर, एक ही बात है, इंग्लिश में लोग मैनेजर भी लिख देता है, अदरवाइज कर्ता मैनेजर आर सेम. कर्ता और मैनेजर हैज फुलफिल्ड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6, यानी 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट. कर्ता भाई साहब ने सेटिस्फाई कर दिया तो एचयूएफ बन जाएगा ओआर. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, तो कंपनी तो हमेशा, इंडियन कंपनी तो हमेशा हो जाएगी रेसिडेंट. फॉरेन कंपनी रेसिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग यदि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो. और फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में तभी माना जाएगा जब उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, की डिसीजंस विच आर अफेक्टिंग बिजनेस एज ए होल आर सब्सटेंशियली कंट्रोल्ड इन इंडिया. अब ये पोएम का लेके फाइनल लेवल पे एक अलग से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की क्लास है जो यहाँ पे पंच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब जो समय है उतने में वो रिवीजन नहीं होगा. तो पोएम का जो फाइनल वाला पार्ट है वो यहाँ पे पंच नहीं हुआ, बात ही कवर हो गया. व्हाट इज फॉरेन कंपनी? व्हेन अ फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस, if its poem place of effective management is in India. A foreign company is said to have poem in India if its key decisions which are affecting business as a whole are substantially taken in India. ठीक है, आगे बात करें. इस पोएम का मैं तो छुपाए करता हूं. हाँ, क्लास के एंड तक सोच लूंगा. पोएम को छोड़ो, आगे बढ़े. नेक्स्ट आई फर्म एओपी बीओआई, ये सब कब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा? तो फर्म एओपी बीओआई ये सब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा यदि अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस आर होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी सेम एज एचयूएफ. और कंपनी में और फर्म में बस रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होता है, ओआर एनओआर नहीं होता. बात क्लियर? ये सब तो कर लिए कि कब रेसिडेंट कब नॉन रेसिडेंट, ये सेक्शंस भी याद हो गए. कंपनी में पोएम का कॉन्सेप्ट जो सिर्फ फाइनल वालों के एग्जाम्स में अलग से पूछ सकता है, उसका रिवीजन अभी बाकी है. आई विल टेक केयर कि थोड़ी देर बाद ये पंच हो जाए इसमें. आई विल डू इट. आगे बात करें सेक्शन 5.
व्हाट इज सेक्शन 5? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कब आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्या फर्क पड़ता है आप ओआर हो, एनओआर हो, एनआर हो, कब आपकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी। तो इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो कुछ मत सोचो आपका स्टेटस क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है, टैक्स टैक्स टैक्स। यदि आपकी इनकम अर्नड इन इंडिया, तो कुछ मत पूछो कि आपका स्टेटस क्या है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्स। तो अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया ना, तब तो हम लोग बोलेंगे भैया स्टेटस को मारो गोली, चुपचाप इंडिया में टैक्स दो। तो जितने भी आईपीएल के प्लेयर अभी इंडिया में खेल रहे हैं वो अर्न इंडिया में कर रहे हैं, भले पेमेंट उनको फॉरेन में हो या कहीं पे भी हो, टैक्स टैक्स टैक्स। ओके, यदि आपकी इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन बिजनेस इनकम का सोर्स इंडिया में है, सोर्स इन इंडिया, ऐसे बोल दो हेड ऑफिस इन इंडिया, बिजनेस इनकम सोर्स इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसे बोलो सोर्स इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो हम लोग बोलेंगे भैया एनआर को छोड़ दो, बात बात जन टैक्स दो। तो इफ योर इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट सोर्स इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, देन टीटी डैश। और यदि सब कुछ बाहर है, अर्नड बाहर, रिसीव बाहर, सोर्स कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, सब कुछ बाहर है, तो हम बोलेंगे फिर क्या है, चलो ओआर टैक्स दे दो और बात बात ही किसी को टैक्स नहीं देना। ठीक है, ये सेक्शन 5 इतना सिंपल सा चार्ट है जो अपने क्लास बीकॉम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम्स फाइनल तक हिट करता है, तो प्लीज इसको लाइटली मत लेना। पास्ट ईयर की इनकम अब अर्न लेके आए हैं, तो पास्ट ईयर इनकम ब्रॉट इन इंडिया, तो इनकम लेके आने में कोई मनाही नहीं है भाई साहब, कोई टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ऐसे में एग्जाम वाले कैसे परेशान करते हैं, पास्ट ईयर अनटैक्स इनकम ब्रॉट इन इंडिया, तो पुरानी जमाने की इनकम है, हमने 9-10 में कमाई थी, 2009-10 में, वो अभी हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, उस समय उसमें टैक्स नहीं लगा था, तो बोलेंगे भैया अभी तो नॉन टैक्स। 2009-10 में टैक्स नहीं लगा था, तो 2009-10 की फाइल रीअसेस करिए और 2009-10 में सोचिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। अभी करंट ईयर की फाइल में ये इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसको इस साल की इनकम में ऐड कर दिया, 9-10 की फाइल जाके रीओपन करिए और जो करना वहां पे करिए। अभी करंट ईयर की फाइल में ये इनकम ऐड नहीं होगी, तो हम लोग ये बोलेंगे नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। बात क्लियर, बात क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि इनकम अर्नड इन इंडिया कब माना जाएगा, व्हेन इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया। इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया, ये जो आधे मतलब जिन बच्चों का ऐसे बॉडी लो हो जाता है, ये 1.5 घंटे की क्लास के बाद बीच में खाना खाने बात जाते हैं, उन्हें बोलो इस डेडिकेशन से क्लास नहीं चलेगी, एग्जाम सर पे है, क्लास बीच में नहीं छोड़ सकते आप ऐसे, ठीक है ना, लगे रहो। हमारा सर मोबाइल का डेटा ही खत्म हो गया यार, महीने भर के लिए तुम अपना डेटा थोड़ा ज़्यादा भरवा ले, ठीक है, ये सब लफड़े में मत पड़ अभी। चलो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनकम अर्नड इन इंडिया। इसके ऊपर एग्जाम्स में छोटी छोटी बातें बहुत पूछता है, एंड दिस इज गवर्न बाय सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या है, कई सारी इनकम को कवर अप किया हुआ है। इसमें कवर अप किया हुआ है शेयर नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम को, शेयर से रिलेटेड इनकम को, सैलरी से रिलेटेड इनकम को, और बिजनेस से रिलेटेड इनकम को, पीजीबीपी बोल दो आप, और इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, और टेक्निकल सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस। ये एक एक करके लेते हैं, फिर इसको दोबारा घुमाएंगे, तब जाके चैप्टर हाथ में आएगा। When property income is said to be earned in India, तो आंसर बहुत सिंपल है, when the property is situated in India, when the share income is said to be earned in India, when the company is Indian company, when the salary is said to be earned in India, when services are performed in India। तो जहां पे आप काम कर रहे हो वहीं की आपकी अर्न सैलरी मानी जाएगी। बच्चे इसमें नॉर्मली डायल्यूटेड रहते हैं, वो कहते हैं सैलरी इनकम इज सेड टू बी अर्न इन इंडिया इफ एम्प्लॉयर इज इंडियन कंपनी। एम्प्लॉयर का कोई लेना ही देना ही नहीं है, आप कहां पे बैठ के काम कर रहे हो, हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं,
गुड। वर्क फ्रॉम होम कहाँ पे बैठ के कर रहे हो? हम अपने घर पे। अरे घर कहाँ है? बनारस में। हाँ तो ठीक है, प्रॉपर्टी सैलरी इनकम इज अर्नड इन इंडिया। तो आप जहां पे बैठ के, जहां पे आप काम कर रहे हो वहीं की आपकी सैलरी अर्न मानी जाएगी, चाहे पेयर यूएस का बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जिसका नाम है 10(7). वो बोलता है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप वर्किंग आउटसाइड इंडिया हो, तो माना आप वर्किंग आउटसाइड इंडिया हो, will be your salary said to be earned in India। बात बाकी सब में जहां पे वर्किंग वहां की सैलरी, ये सिर्फ इकलौता एक्सेप्शन है जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड वर्किंग आउटसाइड इंडिया। तीनों कंडीशन फुलफिल किए तो भले ही आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, आपकी सैलरी अर्नड इन इंडिया माना जाएगा। इसको 10(7) इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है, 10(7) में बोला हुआ है, 10 तो एग्जम्प्टेड इनकम हुआ ना, इसमें बोला हुआ है इसलिए सारे अलावेंस और सारे परक्विजिट एग्जम्प्ट होते हैं इसी एम्प्लॉय के। अरे एग्जाम क्या होंगे? तो टैक्सेबल ही नहीं ना होगा, ये तो अर्नड आउटसाइड इंडिया है, अर्नड इन इंडिया है, लेकिन इसके सारे अलावेंस और सारे परक्विजिट सेक्शन 10(7) में एग्जम्प्ट होते हैं। बात क्लियर? सैलरी के बाद आते हैं पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ इट हैज बीन अर्नड थ्रू इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं दोबारा बोलूंगा, वेट करना, ऐसा मत सोचना पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मतलब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं है। नहीं, एक बार पूरा पैक कर लूँ, फिर दोबारा पैक कर लूँ, फिर दोबारा पैक कर लूँ, जब पूछूं तब एक बार जवाब देना, अभी हर बात पे टटोलो मत। पीजीबीपी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया यदि उसका इनकम इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। व्हाट इज इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो भैया मैं CWA हूं और मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता, ठीक है। मतलब यदि आपका कोई ब्रांच या एजेंट इंडिया के बाहर है, सॉरी, आपका कोई ब्रांच या एजेंट इंडिया में है जो आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, तो यू आर सेड टू हैव अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। A non-resident is said to have a business transaction in India if he has a branch in India or an agent in India who concludes contract on his behalf. If he has any warehouse in India from where the goods are habitually supplied. If he has any agent in India who secures order on his behalf. However, merely a broker is not a business transaction. Merely a purchase agent is not a business transaction. If non-resident is engaged in cinematography business and his activities are confined to shooting in India, it is not a business transaction. And if the non-resident is engaged in news business and his activities are confined to collection of news in India, it is not a business transaction. तो यदि आप न्यूज बिजनेस में हो, खाली आप न्यूज इंडिया में कलेक्ट करके चले जाते हो, तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप मूवीज के बिजनेस में और इंडिया में खाली शूटिंग की हो, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपका इंडिया में एक परचेज एजेंट है जो इंडिया से आपके बिहाफ में माल खरीदता है, आपको भेज देता है, तो दिस एजेंट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इंडिया में यदि आपका एक ब्रोकर है तो दिस नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। CWA में आपने कर लिया। इफ यू हैव अ ब्रांच इन इंडिया, एजेंट इन इंडिया which concludes contract on your behalf. If you have any warehouse from where the goods are habitually supplied. If you have agent who secures order on your behalf. तो ये सारे पॉइंट बोले जाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन और ये नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। और यदि बिजनेस ट्रांजैक्शन इन तीन के कारण आपकी इनकम आ रही है तो योर इनकम इज अर्नड इन इंडिया। इसमें उतना ही बताया हूं जितने भी आपके काम का है, इसमें बातें बहुत अनलिमिटेड है। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, all these are said to be earned in India if the payer is Indian government. If the payer is Indian government तो मत पूछो, बस ये तीनों इनकम earned in India। और या फिर if इंटरेस्ट लिए मनी इज यूज्ड इन इंडिया, रॉयल्टी लिए इंटेंजिबल एसेट इज यूज्ड इन इंडिया, और टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस लिए सर्विसेज आर यूज्ड इन इंडिया। यदि ये इंडिया में यूज हो रहा है किसी बिजनेस में तो भैया ये इनकम भी अर्नड इन इंडिया माना जाएगा।
तो दो बातें हैं, या तो पेयर इंडियन गवर्नमेंट हो, बात खत्म, और या फिर ये सारी चीजें यूज्ड इन इंडिया हो, तो माना जाएगा दीज इनकम आर अर्नड इन इंडिया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस। एक बार सेक्शन 9 दोबारा बोलना पड़ेगा, फिर पूरा सेक्शन, पूरा चैप्टर एक बार दोबारा बोलना पड़ेगा, तब तक आज सी टाइम खत्म हो जाएगी। आओ साथ में आते। हमने क्या किया सेक्शन 9 में, इसको बंद करो। सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 चैप्टर को 7 पार्ट में डिवाइड करो। पहली बात, प्रॉपर्टी इनकम, सिंपल, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, इनकम इज अर्नड इन इंडिया। दूसरा, शेयर से रिलेटेड, डिविडेंड, कैपिटल गेन, कुछ भी, यदि कंपनी इंडियन कंपनी है, शेयर इंडियन कंपनी का है, तो दिस इज अर्नड इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हमेशा अर्नड आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमेशा अर्नड इन इंडिया। सैलरी इनकम, सैलरी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया if services are performed in India. इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, if you are government of Indian employee, Indian government employee, you are working outside India and you are citizen of India. So though you are working outside India, but your services, your salary is said to be earned in India. In such case, under section 10(7), all allowance, all perquisites shall be exempted. ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या आया? अब आया business income. PGBP income of a non-resident is said to be earned in India if it has been earned through Indian business transaction. A non-resident is said to have Indian business transaction if he has a branch in India or warehouse in a branch in India or an agent in India who concludes contract on his behalf. He has a warehouse in India from where goods are habitually supplied. He has an agent in India who secures order on his behalf. However, merely a purchase agent, merely a broker is not a business transaction. If non-resident is engaged in cinematography business and his activities are confined to shooting in India, it is not a business transaction. If non-resident is engaged in news business and his activities are confined to collection of news, it is not a business transaction. इसके बाद इसमें और भी कुछ है, लेकिन यहाँ तक एक बार पहुंच दिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम is said to be earned in India if the payer is Indian government or the loan amount is used in India. Royalty is said to be earned in India if the payer is Indian government or the intangible asset is used in India. Fees for technical service, fees for professional services is said to be earned in India if payer is Indian government or the services are used in India. जोश लगा डॉली को। तो रेसिडेंशियल स्टेटस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेक्शन 6, 9, 5। 6 में आता है मीनिंग, होता क्या है, 5 में आता है इंसिडेंस या सिग्निफिकेंस, और 9 में आता है इनकम अर्नड इन इंडिया। 7, 8 आपके काम का नहीं, इसलिए बताया नहीं। 7 में बोला जाता है व्हेन इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो सब कोई काम का नहीं है, इनकम अर्नड इन इंडिया। 7, 8 डिलिबरेटली नहीं कराया। सेक्शन 6(1) से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार हम लोग 10 मिनट में बिना सांस लिए बोल देंगे। An individual is said to be resident in India if he satisfies any of the 2 conditions laid down in 6(1)(a) or 6(1)(c). As per 6(1)(a), he was in India for 182 days or more. 6(1)(c), he was in India for 60 days or more during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. However, 6(1)(c) has 3 exceptions. An Indian citizen going outside India for employment purpose, an Indian citizen who is a member of Indian ship crew and the ship is going outside India,
an Indian citizen or a person of Indian origin normally residing outside India came India for visit purposes. A resident individual is said to be ordinarily resident if he satisfies both the two conditions of Section 66. Number 1, he was in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. He was resident in India for 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. डीम्ड रेसिडेंट के 2 पॉइंट है एज पर 61C वाला पॉइंट. ही इज अ रेसिडेंट, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन origin. He normally reside outside India, came India for visit. He resided for 120 days during the previous year and for 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. His Indian income is more than 15 lakh. खत्म. दूसरा पॉइंट 6 subsection 1A. He is a resident, he is a citizen of India or person of Indian origin. He is not liable to pay tax in any country because of his domicile or status and his Indian income is more than 15 lakh. इन सबको हटाए तो आया 6(2) HUF. HUF is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. Control here means top level control, not day to day control. Control here means actual control, not mere right to control. Resident HUF is said to be ordinarily resident if Karta of the family satisfies both the condition of Section 66. Company is said to be resident in India if it is Indian company. Foreign company is said to be resident in India if POEM is in India during the previous year. POEM means when the key decisions of the business are wholly or key decisions of the business are substantially taken in India. Substantially taken in India. हटाओ. फिर आया firm. Firm AOP, BOI, etc. is said to be resident in India if affairs of its business are wholly or partly controlled in India. क्या फर्क पड़ता है? तो if income is received in India TTT, earned in India TTT, earned outside India, received outside India, source is controlled from India, TT dash, earned outside India, received outside India, source outside India, control outside India, T dash dash. Past year income brought in India, non-taxable. Section 9. ये 7 इनकम के बारे में हम बता रहे कब ये अर्नड इन इंडिया माना जाएगा. प्रॉपर्टी इनकम जब प्रॉपर्टी इंडिया में हो, शेयर इनकम जब कंपनी इंडियन कंपनी हो, सैलरी इनकम जब बंदे ने इंडिया में काम किया हो. लेकिन यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडिया के बाहर काम करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो भले ही आप बाहर काम करते हो आपकी सैलरी अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी. ऐसे में कोई अलावेंस, कोई परक्विजिट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा. और उसके बाद बिजनेस इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया यदि उसको आपने किसी इंडियन कनेक्शन से कमाया है. इंडियन कनेक्शन 3 सिचुएशन में बनेगा. जब आपके इंडिया में कोई एजेंट या ब्रांच है जो आपके बिहाफ में काम फिनिश करता है, या फिर इंडिया में जहाँ पे आपका वेयर हाउस है जहाँ से आप हैबिचुअली रेगुलरली गुड्स की डिलीवरी करते हो, या फिर आपके इंडिया में कोई एजेंट है जो आपके बिहाफ में BPO का काम कर करके ऑर्डर ला के आपको देता है. ठीक है. ये 3-4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है. आपका इंडिया में ब्रोकर है, ब्रोकर तो किसी का भी हो सकता है, लिटरली ब्रोकर किसी का नहीं होता, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. दूसरा, आपका इंडिया में सिर्फ एक परचेज एजेंट है, वो नहीं माना जाएगा. आपका सिनेमा का बिजनेस है, इंडिया में शूटिंग करने आए हो, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं हुआ. और यदि आपका न्यूज का बिजनेस है, इंडिया में हाली न्यूज लेने आए हो, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं हुआ. इंटरेस्ट इनकम, इंडियन इनकम तब मानी जाएगी जब पेयर हमारी इंडिया की कोई गवर्नमेंट हो, और या फिर वो जो लोन अमाउंट हमने इंडिया में यूज किया हो, और वैसे ही रॉयल्टी या वैसे ही फीस फॉर टेक्निकल सर्विस. तो भैया जी हमें ज्यादा समय तो नहीं लगा.